नमस्कार मित्रों। आज हम एक ऐसे व्यक्तित्व की कुंडली लेकर आए हैं जो कि भारतीय राजनीति में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है, खासकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में। तो जैसा कि आप लोगों को पता चल गया होगा, ये कुंडली किसकी है। ये कुंडली है अखिलेश यादव जी की, जो कि कन्या लग्न की कुंडली है। और कन्या लग्न की कुंडली में इसमें लग्नेश बैठे हैं 11th हाउस में शुक्र के साथ। और अगर हम चतुर्थ भाव की बात करें तो यहाँ राहु बैठा हुआ है, पंचम में गुरु हैं, सप्तम में मंगल हैं, और दसम यानी कि जो राज सत्ता का भाव होता है उसमें 4 ग्रह बैठे हुए हैं, यानी कि चतुर्ग्रही योग बन रहा है। अगर हम देखें तो यहाँ पर शनि और चंद्रमा की युति बन रही है। तो इसको ध्यान में रखते हुए अगर हम बात करें तो यहाँ विष योग भी बना रहा है। विष योग का मतलब होता है कि जो है कोई भी चीज़ अगर आपको प्राप्त होती है तो बहुत आसानी से नहीं प्राप्त होती है, तमाम झंझावातों को झेलने के बाद ही प्राप्त होती है। दूसरी तरफ सूर्य और चंद्रमा और केतु, ये तीनों जो ग्रह हैं ये शनि के शत्रु हैं। भले ही शनि जो है मित्र की राशि में बैठा हुआ हो, बुध की राशि में, लेकिन जो ये शनि जो घिरा हुआ है, चारों तरफ शत्रु से घिरा हुआ है, तो कुल मिला के होता क्या है कि इनका जो स्थिति बनती है कि राज सत्ता का लाभ तो मिलता है लेकिन बहुत मेहनत से मिलता है, तमाम विरोधों के बाद मिलता है। चूँकि इनके जो लग्नेश हैं और वही जो है कर्मेश भी हैं, बैठ गए हैं इनके 11th हाउस, 11वें भाव। 11वां घर होता है सोशल कनेक्टिविटी का। तो दूसरी चीज़ अगर हम देखें तो इनके ये गुरु जो है ये नीच का होकर के बैठा हुआ है पंचम हाउस में। तो अगर नीच का होकर के बैठा हुआ है तो फिर इतने सारे जो लाभ बन रहे हैं, लाभ का योग कैसे बन रहा है, सुख भाव का स्वामी होकर के, इधर सप्तम भाव का स्वामी होकर के बैठा है, तो ये बकरी हो गया है। तो नीच भंग राजयोग बन जा रहा है। और बुध और शुक्र की जब दृष्टि पड़ती है तो ये कलानिधि योग बनता है। कलानिधि योग की निष्पत्ति कैसे होती है, जब गुरु 2nd हाउस या 5th हाउस में हो तथा बुध और शुक्र से दृष्ट हो तो कलानिधि योग की स्थिति बनती है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति वाचाल हो जाता है, वाक्पटु हो जाता है। क्योंकि इनका जो सबसे ड्रॉबैक है, इनका सबसे ड्रॉबैक यही है कि इनके वाणी पे कंट्रोल नहीं है। जब बोलते हैं तो अनाप शनाप बोल जाते हैं, और जिसकी वजह से इनको जो है राजनीति में हानि उठानी पड़ती है। अब अगर एक राजयोग की और बात करें तो परिवर्तन राजयोग है, 10म भाव के स्वामी 11वें में और 11वें भाव के स्वामी 10म भाव में। कहने का मतलब राज सत्ता से जो है लाभ की प्राप्ति का भी योग बन रहा है। लेकिन इतने सारे राजयोग होने के बाद भी जो है इनको उस योग की प्राप्ति क्यों नहीं हो पा रही है। हालांकि 2012 में जब राहु की अंतर्दशा आई थी तो इनको लाभ मिला था, उसी समय इनको राज सत्ता का सुख भोगने को मिला था। क्योंकि राहु इनके सुख भाव का स्वामी है, सुख भाव में बैठा हुआ है और इसका दृष्ट है 10म भाव पे। लेकिन अगर यही चीज़ अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं इनको जो है राज सुख त्याग का योग भी देता है। अगर इनकी जो नीतियां हैं, अगर शनि इनके पंचम और 6ठम भाव का स्वामी होकर के इनके 10म भाव में बैठा हुआ है, लेकिन शनि और राहु का प्रभाव इनके सूर्य पर भी है। और चूँकि मूल त्रिकोण राशि इनकी 6वां भाव में पड़ रहा है, तो इस वजह से अपेक्षित लाभ इनको नहीं मिल पाता है। खासकर ऐसी नीतियां जब ये बनाते हैं, तो जब ऐसी नीतियां बनाते हैं जो कि प्रजा के अनुकूल ना हो, तो इस नीतियों के फलस्वरूप जो है इनको जो है अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाता है। हालांकि जिस
कार्य के लिए ये चुने जाते हैं, चुनाव होता है, ये उस मार्ग से भटक जाते हैं। तो इस वजह से इतने सारे राजयोग होने के बाद भी इनकी कुंडली में सकट नामक योग भी है। सकट मतलब गलत नीतियों के कारण जब गुरु चंद्रमा से छठें या आठवें हो, तो अब चंद्रमा से आठवें है गुरु, और चंद्रमा ही नहीं सूर्य से भी आठवें है, मतलब चंद्र लग्न और सूर्य लग्न से आठवें होने के नाते जो है इनको जो है सत्ता सुख का त्याग करना पड़ता है। और राज सुख त्याग योग दसम भाव के स्वामी, यानी कि दसम भाव जब या दशमेश जब प्रभावित होते हैं राहु और शनि से, तो यह स्थिति, चूंकि सूर्य जो है दसम भाव के कारक ग्रह हैं और सूर्य जो है प्रभावित हैं शनि और राहु से, तो ऐसी स्थिति में जो है इनको जो है राज सत्ता का सुख का त्याग करना पड़ता है। तो अब बात करें, अभी तक तो इनका चूंकि 22 में इन्होंने इसलिए चुनाव तो व्यक्तिगत रूप से ये जीत गए, लेकिन इनको सत्ता सुख का लाभ इसलिए नहीं मिला क्योंकि इनका जो कलानिधि योग था ये मार्च तक ही था, मार्च 22 तक ही था। उसके बाद कहानी बदल गई और जो है परिवर्तन हो गया। अभी क्या है कि अभी इनका जो केतु की दशा चल रही है, केतु में बुध की अंतर्दशा चल रही है, और बुध वाणी का कारक होता है, और बुध ही इनको कहीं ना कहीं, बुध के नाते ही इनमें वाणी दोष है। वाणी दोष होने के नाते ही आधा से ज़्यादा काम इनका ऐसे ही खराब हो जाता है। जब ये अनाप शनाप बोलते हैं तो इनके अधीनस्थ, इनके पार्टी से जुड़े हुए लोग और भी ज़्यादा बोलने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं ये जनता में ये मैसेज जाता है कि ये ठीक नहीं है। अभी जब इतना वो हो रहा है, तो अगर इनकी सत्ता आ गई, सरकार आ गई, तो आगे चल के क्या स्थिति बनेगी, तो इसलिए कहीं ना कहीं जनता का मूड जो है बिगड़ जाता है। तो यही स्थिति फिर बनेगी शुक्र में, शुक्र की अंतर्दशा आएगी, क्योंकि शुक्र जो है इनके 11th हाउस में बैठा हुआ है बुध के साथ। तो और जो शुक्र है ये द्वितीय भाव और नवम भाव के स्वामी भी हैं, मतलब भाग्येश और धनेश भी हैं। तो स्थिति जो है इनके अनुकूल जाती हुई दिख रही है। हालांकि अगर ये इस स्थिति के साथ अगर किसी के साथ गठबंधन की सरकार या गठबंधन करके अगर कोई अलायंस लेके चलते हैं तो ये सफल नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति अगर 2024 के चुनाव में बनेगी तो जाहिर सी बात है इनके जो व्यक्तिगत योग हैं उसके नाते तो ये चुनाव जीतेंगे, लेकिन अंततोगत्वा सत्ता का लाभ, सत्ता की मलाई इनको नहीं मिलेगी। लेकिन अगर अपने अंदर ये कुछ सुधार ला लें, क्योंकि इनका जो वाणी दोष है, बुध है, उसको सही कर लें, पॉजिटिविटी के साथ अगर अपने वक्तव्य को देना शुरू करें या अपने लोगों पर जो भी अति वाचालता की स्थिति बनती है अगर उसको रोक करके उस पर नियंत्रण लाएं तो इनको लाभ मिल सकता है। तो ये तो रहा जो है आज अखिलेश यादव की कुंडली, जिसके बारे में आगे आने वाले 24 के चुनाव में इनकी क्या स्थिति बनेगी और क्या नहीं बनेगी, इसको देखते हुए ये था आज का विश्लेषण। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।